हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। यहाँ पे हमारी जो क्लास है ये सोशल साइंस की क्लास है। मैंने टारगेट लेके चलना है कि 50 जो 50 नंबर के पेपर है वो मैं आपके पहले करवाऊँगी मैं, ताकि आपका पता है रीज़न क्या है कि उस पर आपका स्कोर बढ़िया बन जाता है और 90% तक आपको अचीव करने के लिए ये बेस्ट है। आप इस पर नंबर लिख कर अच्छे से बना सकते हैं। हम इसको करेंगे, बाकी के जो 25 नंबर के पेपर हैं वो भी करेंगे। मैथ को लेकर चलेंगे, बाकी से आराम से करेंगे। रीजन क्या है पता है? क्योंकि वो एक जनरल सब्जेक्ट है, सामान्य विषय है जिनको हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे दिक्कतें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आज की इस क्लास में ये आपका पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जिसमें से 3 क्लास मैंने शायद पहले ले रखी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो जो सब्जेक्ट होते जाते हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट करके हर एक क्लास को ऊपर से मतलब देख सकते हैं सीरियल वाइज। आज की पहला चैप्टर ही है, नया नहीं है। पहले चैप्टर में ही कुछ युद्धों के बारे में है जो बाबर ने लड़े थे। उन युद्धों के बारे में, कब लड़ा, कौन लड़ा, क्या किया, कैसे हुआ, क्या रीज़न था, ऐसे संबंधित तीनों प्रकार के प्रश्न आपको वैकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी तीनों आते हैं। तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर आज पहली बार आप यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने 2 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम आपको करवाए हैं। आई होप आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा और टीचिंग भी आप लोग की लगना शुरू हो गई है। तो अपने कोर्स को ध्यान रखिए कि मे भी आपके लास्ट मई तक पेपर हो जाएंगे, इसलिए अब अपनी टाइम रूटीन बनाइए। या अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं आपको यहाँ पर मिल रही हूँ 8 बजे। आपकी क्लासेस हो रही है। 2 क्लास जब होती है तो वो एक 7 PM पर होती है, एक 8 PM। ये टेलीग्राम पर अपडेट किया जाता है और टेलीग्राम पर पोल के क्वेश्चंस भी वगैरह होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अपडेट रखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शानी क्लासेस। आइए बात करते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक आप देख ही रहे हैं, पानीपत का युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक एक युद्ध के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रश्न भी देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि टॉपिक ही दिख रहा है, पानीपत का पहला युद्ध। टाइम ड्यूरेशन आप देख रहे हैं 1526 ईस्वी। आइए इसके बारे में जानते हैं। इनका परिचय है, एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच हुआ था। जैसे हमने एक लाइन को पढ़ा तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ये दिखा कि ये टाइम डेट हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। प्रश्न बनेगा पानीपत के पहले युद्ध की तारीख क्या थी, वो तिथि क्या थी। तब आपको ये याद रखना होगा कि पानीपत का पहला युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत जो हुई है वो 1526 ईस्वी में हुई है। अब फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा किसके बीच हुई है, तो इब्राहिम लोदी और संस्थापक बाबर के बीच हुई है। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई है ये प्रश्न। एक आपको प्रश्न बन सकता है, एक ये बताया, दूसरा मैंने आपको ये बताया जो आपको लिखने को अतिलघुत्तरी में भी आ सकता है, साथ ही साथ आपको बहुविकल्पी में भी आ सकता है। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक का नाम बताइए, तो वो है इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। और आपको ये भी आ सकता है कि मुगल वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो वो है बाबर। ये 4-5 प्रश्न आपको बहुविकल्पी में आ सकते हैं, साथ ही साथ आपको अतिलघुत्तरी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो जो प्रश्न के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको फाइंड आउट करके बता रही हूँ कि ये प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, तो वो है बाबर की विजय हुई। किसकी हुई? बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। यहाँ पर है इसके साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हुई। तो ये कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन सा वह युद्ध था जिस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। तो आपको याद रखना होगा वो दिल्ली सल्तनत उस समय समाप्त हुआ था और वो पानीपत का युद्ध था जो 1526 में लड़ा गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसी दिन से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और ये मुगल वंश की जो संस्थापना है ये शुरू हो गई बाबर के हाथों द्वारा। तब से ये कार्यकाल चलता चला आया। तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर जो परिचय दिया, 3-4 प्रश्न आपको ये परिचय लेके आया जो कि आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई होप नहीं होगी। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आपको बनता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध का कारण क्या था, रीज़न क्या था, व्हाट इज़ द पर्पस टू फाइट। ये जो फाइट हुई दोनों के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, आखिर कुछ तो रीज़न रहा होगा फाइट होने का। क्या रीज़न था, तो वो बनता है
इब्राहिम लोदी अपने सरदार पर विश्वास नहीं रखता था। इब्राहिम लोदी में एक बात ये थी कि जो उनके सरदार, मंत्रिमंडल या जो छोटी विरासत के और राजा थे, रजवाड़ा लोग थे, उनका इनका घनिष्ठ एक अच्छा तालमेल का संबंध नहीं था। ये विश्वास नहीं थे, फेथ नहीं था, बिलीव नहीं थे दोनों में। इसी के कारण धीरे धीरे सरदार का भी इब्राहिम लोदी के प्रति विश्वास दिखने लगा, डगमगाने लगा। जब राजा ही प्रजा पर विश्वास नहीं करेगा तो फिर प्रजा भी एक दिन राजा पर विश्वास करना धीरे धीरे करके कम कर देगी। तो दोनों के बीच में एक विश्वास जो था वो खत्म होता दिखा और क्रमिक रूप से उसके सरदार उसके शासन से नाखुश होते चले गए। फिर इब्राहिम लोदी, जब कोई आप नाराज हो जाते हैं तो हमेशा उल्टा काम करते हैं, तो इब्राहिम लोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस परिस्थिति के दौरान इब्राहिम लोदी विश्वास खोते गए, जनता भी, सरदार लोग भी विश्वास खोते गए, वो भी खोते गए, दोनों में बातचीत नहीं हुई। और फिर उनका जो शासन था, रवैया था, एक राजा होने के नाते वो तानाशाही में बदल गया। और फिर राजा के उस व्यवहार से छोटे राजा जो थे, दूसरी विरासत के लोग थे, जो प्रजा थी, वो नाखुश होने लगे। जब प्रजा खुश नहीं है तो आपकी गद्दी कितने दिन बचेगी? कुछ दिन ही बचेगी, बाकी आप नहीं बचा सकते हो। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर एक रीजन ये भी सामने देखने को आया। तो ये बहुत सिंपल मैंने बताया कि आपको याद भी रहे। दूसरा है, उत्तराधिकार के दौरान इब्राहिम लोदी को अपने राज्य का एक हिस्सा अपने भाई जलाल खां को देना पड़ा। ये इब्राहिम लोदी दो भाई थे। अब उत्तराधिकारी होने के नाते जलाल खां इसका भाई था और उनको भी इनको देना पड़ा। जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त करना पड़ा, जौनपुर का एरिया जलाल खां को देना पड़ा। लेकिन कुछ समय पश्चात उसने अपने इस निर्णय को पलट दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी ने अपने इस निर्णय को जो लिया था उसने उसको चेंज कर दिया, नहीं माना, पलट दिया। तो एक कारण कहीं ना कहीं अपने भाई से दुश्मनी मोल लेना यहाँ पर भी हो गया। आप देख रहे हो, पहले आप दे रहे हो, फिर आप लड़ाई करके उसको बदल दे रहे हो, तो अपने भाई से दुश्मनी लेना हो गया कि नहीं? अपने सगे भाई से इन्होंने दुश्मनी को मोल लिया, जो कि अपनी मुसीबत का न्योता दिया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के समकालीन शासक राणा सांगा सिंह यानी कि राणा सांगा के साथ वह युद्ध में लंबे समय तक उलझा रहा और अंततः पराजित भी हुआ। इससे उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। फिर ये जाके राणा सांगा से लड़ाई करने लगे, बहुत टाइम तक उलझे रहे। फिर इनकी धीरे धीरे करके सेना कम हो गई, टुकड़ी कम हो गई और ये हारते हुए लगभग दिखे। फिर है लास्ट एक पॉइंट है कि पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। बाबर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप आकर करता, लेकिन आप वही है ना कि जिस थाली में खाते हैं लोग उसी में छेद करने लगते हैं। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, विभीषण का भी देख सकते हो। विभीषण तुम्हारे लिए अच्छा काम किए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबर ऐसे नहीं आया था। कोई घुसपैठिया है, मंत्रिमंडल से ही मिले भगत होती है, वो लोग निमंत्रण देते हैं। तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, उसने बाबर को सारी रणनीति, सारी बात बताई। जब आपको देखो, ये जो पढ़ रहे हो ना आप, इससे आप रियल लाइफ में सोचो। जब आपके घर की अंदरूनी बात आपका जो दुश्मन है वो जान जाएगा तो वो आपको धीरे धीरे करके काटना शुरू करेगा। इसीलिए नहीं, या तो आपको पता रहना चाहिए यदि कोई अपनी घर की बात, यदि दुश्मन, आप जिस दिन आपका दुश्मन, आपका शत्रु जान जाएगा कि इनके घर में ये कमी है, ये दिक्कत है, उस दिन आपकी इज्जत उछाल देगा और वो आपको काटना, बेकार करना, नष्ट करने में लग जाएगा। तो वही कहीं ना कहीं ये जो चाचा आलम खां था और ये दौलता खां लोधी पंजाब का सूबेदार था, ये सरदार होने के नाते चिढ़ा हुआ था और दोनों ने मिलकर पूरी मिलीभगत की। और इसका भाई जलाल खां उसने भी मिला और इन लोगों ने बाबर को वहाँ पर न्योता दिया। बाबर आया, इब्राहिम लोदी की सेना छीड़ हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, सेना नहीं बची थी, हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, कोई सैन्य बल नहीं था, मंत्रिमंडल नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, कोई रणनीति नहीं थी और युद्ध में खड़े हो गए और वो हार गए। तो दिल्ली सल्तनत इस रीजन से, इस कारण से समाप्त होता दिखा। तो कारण आपको यहाँ पर दिख गया। और बाबर लालची तो था ही, वो लूटपाट करने, मारकाट करने आ ही रहा था। धीरे धीरे वो पूरा वर्चस्व फैलाता गया। आप एक बार जीत जाओगे तो आपका हिम्मत बढ़ जाता है ना। तो वो भी यही किया, चोरी किया, मारा, काटा, लूटा, पीटा, हिम्मत आ गया, अरे कुछ नहीं होगा, मुझे कौन, वहाँ तब कौन सी पुलिस सेना बल थी, कुछ नहीं, खत्म, कब्जा करता चला गया। ठीक है, आइए इसमें है नया पॉइंट है कि पानीपत के पहले युद्ध के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, पॉलिटिकल स्टेटस जो था उस समय वो क्या था उस समय। पहला पॉइंट है कि दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। जी हाँ, गद्दी मार के बैठा था। गुजरात, मालवा, बंगाल के क्षेत्र में अफगान शासक कर रहे थे। गुजरात की बात ले लो, मालवा की बात ले लो, बंगाल के क्षेत्र की बात ले लो, तो अफगान शासक जो थे उस समय वहाँ पर रूलिंग अपना पावर चलाए हुए थे।
पंजाब में दौलत खां लोधी का शासन चलता था। पंजाब में दौलता खां लोधी का पूरा राजपाट वगैरह चला करता था। तो ये स्थिति बताई जा रही है कि उसमें कौन राजा कहाँ पर था, कहाँ पर शासन किया करता था। ये एक ब्यौरा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि आप राजनीतिक स्थिति के बारे में तो पूछ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेवाड़ में राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह का शासन था मेवाड़ के पूरे एरिया में। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में पूरा विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो कि आपने डी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा। और दक्षिण में विजयनगर में 5 छोटे छोटे मुस्लिम राज जैसे बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर भी थे, ये भी वहाँ पर थे। तो छोटे छोटे मंत्रिमंडल इसकी मतलब देख रेख करना, व्यवस्था करना चलाया करते थे। और राजकोष वगैरह बड़ी जगह से ले लिया करते थे, लोग भी दान भी मिलता था, फिर वहाँ पर भी कुछ कार्य होते थे। अतः इस दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति दुर्बल थी और भारत में कोई ऐसी एक राजनीतिक सत्ता नहीं कार्य कर रही थी। सभी शासक आपस में टकराव रखते थे। जब ये टाइम चल रहा था, थे तो लोग बहुत, ऐसा नहीं कि एक दो लोग थे बहुत सारे, लेकिन एकता नहीं थी। और आप जानते हैं एकता नहीं तो बल नहीं, यूनिटी अगर नहीं है तो बल नहीं है। राजा भी थे, बहुत सारे शासक भी थे, स्थिति उसमें बहुत दुर्बल थी, क्योंकि सबको एक दूसरे को कब्जा करना था, सबको एक दूसरे को मारना था, सबको अपने राज्य में शामिल करना था, सबको दूसरे राजा जो छोटे हैं थोड़े से उनको अपने अधीन करना था, उनको गिराना था। लड़ाई झगड़े जब आपस में आपने नहीं पट रही है, आपस में आपसे लड़ाई हो रही है, तो बाहर वाला तो फूट डालने के लिए मौका ही ढूंढ रहा है ना। तो यही बाबर को मौका मिल गया कि ये लोग अपने में ही जब मचाए हुए हैं, अपने में ही नहीं भाई भाई में पट रही है, अपने में ही लड़े जा रहे हैं, तो क्यों ना इस मौके का लाभ हम उठाएं। और अक्सर दुश्मन इसी का लाभ उठाते हैं और उस चीज़ को जाके घात करके कब्जा कर लेते हैं। बाद में वही होता है, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, फायदा क्या है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो स्थिति बहुत बेकार थी, और जिसका फ़ायदा बाबर ने उठाया और बढ़िया फिर अपना सल्तनत का एकदम वर्चस्व लहराते हुए आगे बढ़ता चला गया। आगे आइए, यहाँ पर है कि पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित प्रमुख बातें, कुछ बातें इनके युद्ध से और संबंधित है जो आप जानिए, पता होना चाहिए। और बहुत क्लियर बताऊंगी। डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में इतना नहीं था, बस पॉइंट था कि कब हुआ क्या हुआ। इस सेमेस्टर में पूरी डिटेल है, तो मैं भी आपके साथ एक ब्रीफ डिस्कशन कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला पॉइंट है कि यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। जो इब्राहिम लोदी के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, वो 5वां आक्रमण था। ठीक है। पंजाब के सूबेदार दौलता खां लोधी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये पंजाब का सूबेदार जब था ना, ये जान गया कि मैं लड़ नहीं पाऊँ, कुछ कर नहीं पाऊंगा, और ये सरेंडर हो गया बाबर के अंदर। आलम खां लोधी ने भी बाबर के अधीन था। आलम खां जो चाचा था इब्राहिम लोधी का, वो भी जाके अधीन हो गया बाबर के। अब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ गया। अब बाबर को जब बल मिल गया, आपके घर में कौन सा कमरा कहाँ बना हुआ है, किस गलियारे में कहाँ से रास्ता है, जिस दिन ये चोर जान जाएगा उस दिन चोरी नहीं कर लेगा, 100% कर लेगा। ये फेरी वाले जो चद्दर बेचने आते हैं, कितने सारे कांड पता चले कि कहते हैं बहन चलिए आपके यहाँ चद्दर बिछा देते हैं, बहन जी ही होती हैं, बिछवाने लगती हैं, और बस रात में फिर बहन जी का गला काटते हैं आके। तो यही तो किया। तो पहले कब्जा किया, घर वालों को फूट डाला, अपनी तरफ पटाया, पट गए वो जब लोग बेवकूफ़ कहीं के, तो जाके अपने भाई को मरवाया, अपने भतीजे को मरवाया। और उसके बाद अंत में जानते हैं कि आप जब अपने बाद में वही रिपीट होता है ना कि तुम अपने भाई के, अपने चाचा के सगे नहीं हो तो मेरे क्या हो गए। तो इसका फ़ायदा उठा के नुकसान ही नुकसान देखने को मिला। इससे पता है बाबर की हिम्मत बढ़ गई ना, जो वो डर रहा था उसकी हिम्मत बढ़ गई कि ये लोग हैं हमको बताएंगे। ठीक है, हो गया। बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोदी ने भी अपनी सेना पंजाब की ओर बढ़ा दी। फिर लेकिन इब्राहिम लोदी भी रुका नहीं, वो भी डट कर खड़ा रहा। और इसी कड़ी में दोनों पक्षों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई। और इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से बड़ी थी। इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी भी उपस्थित थे, लेकिन युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी हाथी का उपयोग नहीं कर सका, जो उसकी हार का एक बहुत बड़ा कारण भी बना। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया, बहुत तरीके से सारा कब्जा किया। तो ये सारे रीजन्स थे जो मैंने आपको यहाँ तक बताए। अब ये एक टॉपिक और आया है, मैं एक एक क्रम में हर एक चीज़ को सिंपल तरीके से लेकर भी आई हूँ और बता भी रही हूँ। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय का जो कारण रहा है वो आप जानिए। बाबर की युद्ध नीति विशिष्ट थी, समझ रहे हैं आप। बाबर की लड़ाई करने की जो नीति थी वही अलग थी, सबसे अंतर था उसमें बाकियों से। जैसे इसे तुलगुमा, क्या है, तुलगमा युद्ध पद्धति कहते थे। ठीक है, तुलगुमा पद्ध युद्ध के नाम से जाना जाता था। यह पद्धति के अंतर्गत सेना के दाएं और बाएं छोर पर कुछ सेना की टुकड़ियां खड़ी रहती थी दोनों साइड पे।
जो तेज़ी से आगे बढ़ने और पीछे हटने में सक्षम होती थी। अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो आगे भी बढ़ते थे और ज़रूरत पड़ती तो पीछे भी हटते थे। दोनों छोरों पर खड़ी ये टुकड़ी सेना की शत्रु सेना को अचानक पीछे से घेर लेती थी और उस पर हमला कर देती थी। तो इसमें पता है क्या, जैसे आप वो खेलते कभी कबड्डी खेलते हो ना, तो इधर से भी बंदा जाता रहता है जो एक घुस के आता है, आपको उसको छू के निकलना होता है, तो इधर से भी तो अक्सर लोग उसको जाके ऐसे मतलब कोलैप करके पकड़ लेते हैं। तो ये बाबर भी कुछ इसी नीति से चक्र बना के गोल गोल राउंड एंड राउंड पकड़ने का, खेलने का, लड़ने का प्रयास करता था और बाद में जाके जब फंस जाते थे तो हमला करता था। बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक दो उस्तानी तोपुच थे, जो तोपों का अच्छे से इस्तेमाल करके तोपों का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल किया। और फिर तोप दग रही है तो फिर कौन ही बचेगा। आगे चलिए, बाबर का कुशल सेना नेतृत्व था। रीजन जीतने का यही है और कोई रीजन नहीं है। उसके पास लड़ने की, सेना को चलाने की, सेना को निर्देश देने की अच्छी नीति थी और उसने उसी का पालन करके अच्छे से किया और जीत गया। तोप खाने को बढ़िया समझाया था कहाँ पर क्या करना है। तो उनके जो सुरक्षा बल थे और उनके जो जो सैनिक गण थे, उनके जो हाथी घोड़े गधे जो भी थे, वो एकदम इतने ट्रेन थे, इतनी रणनीति उनको पता थी कि उनको कैसे करना, और इतना युद्ध जीतते रहते आप साहस आ जाता है, जिसकी वजह से ये बंदा जीत गया। परिणाम क्या निकला? पानीपत के पहले युद्ध के परिणाम। तो पानीपत के पहले युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। सोच सकते हैं आप, यही बाबर हमारे यहाँ आया, इतना सब कुछ नाश करके गया ये, और ये लिखा कि गरीबी अब और नहीं। इसे दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल वंश की स्थापना हुई और अगले यह वंश लगभग 250 वर्षों तक हमारे यहाँ शासन का। 250 वर्ष बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये पूरा तब तक डट कर रहा और सामना वहाँ पर आराम से राज्यपाट जो है चलाया, अपना पूरा कार्य किया। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास मैं करूँगी यहीं पर ओवर, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करवाऊँगी आज मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैं पानीपत का पहला युद्ध लेकर आई थी जो डिस्कस किया। आपको दूसरा युद्ध भी, तीसरा युद्ध भी, सारे युद्धों के बारे में जो पेपर में प्रश्न बनते हैं और आए हुए हैं वो मैं आपसे फुल डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फीडबैक भी दीजिएगा क्योंकि मेरे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं। अब देखिए, मैंने आज आपको पानीपत के बारे में बताया, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। उस इंट्रोडक्शन से मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए कि कौन से सेक्शन से क्या पॉइंट पे प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्नों का ही खेल समझना है, तो मैंने वो बताया। आगे बढ़े तो हम उस कारण को जानने के पीछे लगे कि जो युद्ध हो रहा है, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस टू फाइट, क्यों लड़ रहे हैं लोग, क्या रीज़न है। तो ये आपको लिखने को आएगा कि 2 कारण बताइए, 3 कारण बताइए। तो आप इसमें से 2 कारण, मैक्सिमम 3 कारण लिख सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको शेयर किया। इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नया टॉपिक मिला जो कि है उस समय की राजनीतिक स्थिति। तो कहीं ना कहीं हमको राजनीतिक स्थिति जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजनीति ही है ये, पॉलिटिकल गेम ही है कि कौन किसको मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, किसी गद्दी पे बैठ रहा है, कौन कब्जा कर रहा है। तो ये राजनीति तब समझ में, ये आपको समझने के लिए हेल्प क्यों करेगी पता है, कि समझ में आएगा कि आखिर उस वक्त कैसी कंडीशन थी, रीज़न क्या बना कि जो इतना बड़ा राजा एक जो है बाबर से हार गया, क्यों, क्या रीज़न पड़ा कि उसकी जो शक्ति थी वो छीड़ हो गई। तो ये स्थिति जानने से आपको समझ में आएगा चीज़ें कि अच्छा ऐसी स्थिति थी। तो एक मतलब मुद्दा है जो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, फिर हम बात करते हैं एक नया टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है कि सबसे कुछ इसमें ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको विशेषता के तौर पर, जो आपको महत्व के तौर पर, जो आपको लिखने, और भी कुछ अगर प्रश्न बनता है पानीपत से तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो मैंने आपको पॉइंट के द्वारा शेयर करना चाहा कि अगर प्रश्न बने तो आप उन शब्दों को इस्तेमाल करके उन प्रश्नों में डाल के अपने उत्तर को आप लिख करके नंबर पा सकें। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु के टॉपिक में डालकर ऐसे शेयर करने का सोचा कि ऐसे कुछ पॉइंट्स बताते हैं। उसके आगे मैं आगे बढ़ी तो आपको विजय का जो कारण था, जो विक्ट्री हुई बाबर की, वो किस रीज़न से हुई उसको भी मैंने आपको शेयर किया कि रीज़न क्या था जो ये हारे और ये जीत गया बंदा। आखिर इसके पास ऐसा क्या था जबकि इसकी सेना कमज़ोर थी, कम थी इब्राहिम लोदी से, उसके बावजूद ये हार गए, जीता और इब्राहिम लोदी हार गए। तो वो कुछ कारण मैंने आपसे यहाँ पर बताया। और लास्ट का जो पॉइंट था वो मैंने यहाँ पर इसके परिणाम को शेयर किया कि जो एक लास्ट का निष्कर्ष या कंक्लूजन कह सकते हैं कि आखिर अंत में हुआ क्या इस युद्ध की लड़ाई के दौरान। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं पर करती हूँ ओवर। आई होप आज ने आप इस युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें आनी हैं या संबंधित हैं, आपको भी आइडिया है कि कितना क्या प्रश्न बन सकता है। 2 सेमेस्टर आपने ऑलरेडी दे लिया है,
तो ये मेरा प्रयास था कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको समझाऊँ, बताऊँ और ईज़िली मैं ये सारे युद्धों के बारे में आपको, क्योंकि चंदेरी का, खानवा का, बक्सर का, हल्दी घाटी का, ऐसे बहुत सारे युद्धों के बारे में पूरी डिटेल मुझे आपको देनी है, हम शेयर करेंगे। लेकिन एक एक करके, बहुत वक्त है, आराम से कर लेंगे, नो टेंशन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कैसी रही क्लास, फीडबैक दीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, टाइम पर आइए, देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। जैसे 2 सेमेस्टर किया है वैसे बाकी के 2 सेमेस्टर अच्छी रहेगी ये हमारी एक जो यात्रा चल रही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।